हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 चल रहा है। और इस चैप्टर 8 में प्यारे बच्चों आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तथ्यात्मक प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जैसे जिंक केवल Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। Zn2 पॉजिटिव कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 पॉजिटिव दर्शाता है। सबसे पहली बात आपको ये चीज क्लियर करना है कि प्लस में कब आता है और माइनस में कब चार्ज रहता है। जैसे कोई भी परमाणु है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास कमी आ जाती है, और वो देने के कारण प्यारे बच्चों उसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन देने से पक्का है कि प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं प्यारे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जिंक के पास प्यारे बच्चों यदि 30 है परमाणु क्रमांक, तो उसमें 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन होंगे। जब 2 पॉजिटिव होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह चीज आपको पहले क्लियर कर लेना है। जैसे Zn2 पॉजिटिव हुआ मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इस कारण इसमें 2 प्रोटॉन की अधिकता हो गई है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए दानी कहला गया, धनी कहला गया। हम मानते हैं, उसे आप उस तरीके से याद कर लें, लेकिन मेन फैक्ट ये है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब किसी को वो दे दिया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी और प्रोटॉन की हो गई अधिकता, और अधिकता के कारण वो +2 पॉजिटिव दर्शा देता है। तो जिंक केवल 2 पॉजिटिव ही क्यों दर्शाता है, इसका कारण ये है प्यारे बच्चों कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10 4s2, यानी 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30। ये टोटल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसमें जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, यानी 4s जो कक्षा है प्यारे बच्चों, जैसे चौथा कक्षा है, चौथे कक्षा के उपकोष S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो इस 4s से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। चौथे कक्षा के उपकोष 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन के आसानी से निकालने के कारण ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और जबकि जो 3D होता है प्यारे बच्चों ये पूर्ण रूप से भरा होता है, और आपको पता होगा या तो कोई कक्षक पूर्ण रूप से भरा हो या तो अर्धपूरित हो, यानी पूर्ण पूरित या अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल में या तो सिंगल सिंगल, जैसे यहां पर मैं 3D की बात करूं, 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं प्यारे बच्चों 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल में या तो इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या तो सिंगल सिंगल हो प्यारे बच्चों, या तो इनमें डबल इलेक्ट्रॉन हो, तब ये क्या होता है अधिक स्थायी होते हैं। इसी अधिक स्थायित्व के कारण 3D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, क्योंकि इससे यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण प्यारे बच्चों केवल S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। समझ में आ गया कि जिंक केवल 2 पॉजिटिव ही ऑक्सीकरण क्यों दर्शाता है, क्योंकि केवल और केवल S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 3D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, क्योंकि 3D में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, और यदि उनको निकालना चाहेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण प्यारे बच्चों केवल और केवल जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उत्तर भी मैंने बारीकी से लिख दिया है ताकि आप लोग नोट डाउन करें तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और बराबर अंक आपको मिलेगा। जिंक का समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है प्यारे बच्चों, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तथा 3D10 पूर्ण पूरित कक्षा होने के कारण अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसे निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सिंपल है प्यारे बच्चों, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पर कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, साथ में प्यारे बच्चों ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, ये चीज बताना है। ठीक है, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिखेंगे, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। पहली बात तो प्यारे बच्चों जो डी ब्लॉक का जो तत्व है, वो जो डी ब्लॉक का तत्व ये S ब्लॉक का तत्व होता है, और इधर होता है P ब्लॉक का तत्व, और बीच में होता है प्यारे बच्चों डी ब्लॉक, है ना। ये S है और इधर P होता है, और ये आपका बीच में D होता है और F नीचे होता है। ये जो डी ब्लॉक होता है वो धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व दोनों के बीच मध्यस्थता
मतलब स्थापित करता है, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को संक्रमण यानी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस कारण से संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। और डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही भरे जाएंगे और ये डी अपूर्ण होगा, यानी डी कक्षक अपूर्ण होगा तभी वो संक्रमण तत्व कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा ये है प्यारे बच्चों कि जिसमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हों, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हों, मतलब कहीं ना कहीं डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रिक्त होना चाहिए, तभी वो संक्रमण तत्व कहलाता है। क्लियर? तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व में यदि समूह की बात करें प्यारे बच्चों तो 2 से 13 तक के वर्ग में संक्रमण तत्व हैं, लेकिन यदि हम आवर्त में बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला 3D, फिर 4D, फिर 5D और 6D। इस चैप्टर के है ना स्टार्टिंग में हमने पहला वीडियो इस पर ही बताया था प्यारे बच्चों कि 3D, 4D, 5D और 6D ये क्या है, कितने कितने इसमें तत्व रखे गए हैं और कहां से कहां तक। जैसे हर एक श्रेणी में प्यारे, जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 4D द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है और ये चतुर्थ, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कराया था और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS नहीं होगा, N-1 होगा, 1 से 10, मतलब जो आपका NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर प्यारे बच्चों P होगा, क्या होगा, P होगा, N-1 P में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, N-1 P में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में प्यारे बच्चों 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N-1 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपको पता होगा कि उपांत कोष यानी अंतिम में से एक पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो भी संक्रमण तत्व होंगे उनके N-1 डी कक्षक में, N-1 का मतलब क्या होगा, अंतिम कक्षा है N और उसके अंदर वाला कक्षा N-1 कक्षा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका एक नाभिक है, नाभिक होता है प्यारे बच्चों, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कोष होता है ना, ये बाह्यतम कोष N होता है और इसके अंदर का N-1, तो इसमें d ऑर्बिटल रिक्त होना चाहिए, वही संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, इसी कारण से N-1 P 1 से 10 और NS 1 से 2 इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक अलग क्वेश्चन आ जाता है कि संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, या कि मिश्रित ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा ही है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और धात्विक गुण बताइए। तो एक अलग टाइप से क्वेश्चन आ गया यदि कि कोई भी संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, क्या कारण है, तो उसको कैसे लिखना है थोड़ा आप समझेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, यदि आप समझ लेते हैं तो ऑलरेडी प्यारे बच्चों उसका आप आसानी से इस पेपर में भी लिख पाएंगे और नोट डाउन भी कर पाएंगे, इसलिए पहले उसे समझने की कोशिश किया करें। तो किसी तत्व के द्वारा अपने परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता उसका धात्विक गुण निर्भर करता है। सभी संक्रमण तत्व धातु हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आसानी से त्यागे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है, अतः ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब समझिएगा धात्विक गुण कब निर्भर होगा, कोई भी परमाणु है वो धात्विक गुण कब प्रदर्शित करेगा, जब वो अपने में से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। फिर से समझने की कोशिश करें, कोई भी परमाणु है प्यारे बच्चों वो धात्विक गुण कब दर्शाएगा, जब वो अपने में से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। कोई भी परमाणु जब 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो वो धात्विक गुण दर्शाता है। अब आप समझिएगा, जैसे यहां पर बताया गया कि इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 P 1 से 10 और NS 1 से 2। तो NS में यानी बाह्यतम कोष के S उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेट रूप से रहता है। जिस इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत आसान होता है, कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो संक्रमण तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है और उनकी आयनन ऊर्जा कम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं और जब इलेक्ट्रॉन दे करके धन आयन में परिवर्तित हुए, तो यही तो धात्विक गुण का एक प्रकार से लक्षण है कि कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। और ये परिभाषा ही है धात्विक गुण का कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित होता है तब वो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। और यही तो होता है डी ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी आयनन ऊर्जा भी कम होती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। जब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है तो वो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही धात्विक गुण के कारण प्यारे बच्चों ये जो आपका संक्रमण धातु है वो धातु कहलाते हैं।
यानी जो संक्रमण तत्व हैं वो धातु की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धातु के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। यही इसका मेन फैक्ट है। कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि कोई भी तत्व या परमाणु धात्विक गुण कब दर्शाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और डी ब्लॉक के बाह्यतम कोश में 1 या 2 आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं क्योंकि आयनन ऊर्जा कम होती है, इस कारण ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में तत्वों से तत्वों में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, क्यों? तो इसका सिंपल है कि लैंथेनाइड के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड में जो 5f इलेक्ट्रॉन का जो कमजोर परीक्षण प्रभाव होता है, इस कारण से तत्वों से तत्वों में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। सिंपल है, कहने का मतलब 4f में ज़्यादा परिलक्षण प्रभाव होता है और 5f में कमजोर परिलक्षण प्रभाव होता है, यही कारण होता है मेन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगहीन होता है, क्यों? कारण क्या है? डी संक्रमण क्या है? ये चीज़ आज आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखिएगा, Cu1 पॉजिटिव का उपकोष पूर्ण भरा होता है, इस प्रकार इनका डी संक्रमण नहीं होता और वह सफ़ेद अथवा रंगहीन रहता है, जबकि Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित होने के कारण डी संक्रमण संभव होता है और यही कारण रंगीन होता है। अब थोड़ा समझेंगे, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा प्यारे बच्चों जब तक आप इसको बारीकी से नहीं समझेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, मैं सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p आपका कितना हो जाएगा 6, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है प्यारे बच्चों, और 4s में 1 में। जब ये 1 पॉजिटिव होता है, जब ये कॉपर 1 पॉजिटिव होता है तो s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, लेकिन 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और 4s खाली रहता है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिएगा, अब क्या ये आपको ये बताना है, ये जो d आपका है प्यारे बच्चों, जो d उपकोष है, इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यानी पूरे के पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर नहीं जा सकते। किंतु प्यारे बच्चों जब ये Cu2 पॉजिटिव आता है, Cu2 पॉजिटिव आता है, Cu2 पॉजिटिव, उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन D से चला जाता है, तो D में बचता है 9। D में कितना बचता है प्यारे बच्चों? 9। तो जब 9 बचता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन रिक्त होने के कारण इस पे डी संक्रमण होगा, मतलब डी के इलेक्ट्रॉन ही डी पर प्रवेश करेंगे। अब इस डी संक्रमण के कारण जब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे कि ये आपका ये डी है प्यारे बच्चों, इसमें 5 होते हैं, जब ये टूटता है तो 2 भागों में बंटता है, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर। जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, सब समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन ये जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो जो भी दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश के कुछ रंगों को ये अवशोषित कर लेते हैं और कुछ रंगों को अवशोषित नहीं करते, और वही रंग हमको दिखाई देता है, इस कारण कह देते हैं Cu2 पॉजिटिव रंगीन दिखाई देता है। फिर से समझो, डी संक्रमण की अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाएंगे, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाएंगे, तो ये जो आपका डी उपकोष होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो दृश्य प्रकाश से प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो इस दृश्य प्रकाश में होते हैं 7 कलर, तो कुछ कलरों को ये अवशोषित कर लेता है, जो कलर अवशोषित नहीं करता वो हमें दिखाई देता है, और इसी कारण कहते हैं प्यारे बच्चों Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है। कुल मिलाकर के Cu1 पॉजिटिव में डी कक्षक जो है पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं रहता, लेकिन Cu2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन S से निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 3D से निकल जाता है, और 3D से निकल जाता है तो उसमें डी संक्रमण पाया जाता है, और डी संक्रमण पाया जाएगा तभी वो रंगीन दिखाई देता है।
तो अब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पाएंगे, यदि संक्रमण श्रेणी का वो तत्व है और वो बता दिया गया कि ये रंगीन है, क्यों, कारण बताइए, तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे कि इसमें डीडी संक्रमण पाया जाता है। जिस तत्व के अणु या परमाणु में डीडी संक्रमण पाया जाएगा प्यारे बच्चों, वही रंगीन हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा तत्व रंगीन नहीं होगा। तो डीडी संक्रमण होने के कारण ये जो संक्रमण धातु हैं वो रंगीन होते हैं, रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आपको तो पता ही चल गया, Cu1 पॉजिटिव में केवल 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, लेकिन Cu2 पॉजिटिव में एक 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया। जब 3d में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अयुग्मित हुआ, तो उसमें डीडी संक्रमण पाया गया प्यारे बच्चों। और डीडी संक्रमण में क्या होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है और इस स्थिति में प्यारे बच्चों दृश्य प्रकाश से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, लेकिन कुछ प्रकाश के रंगों को अवशोषित नहीं करता और वही रंग हमें दिखाई देता है, जिसके कारण कोई भी संक्रमण धातु रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है प्यारे बच्चों। +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है, क्यों, ये चीज बताना है। ठीक है, कि कौन ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है। अब थोड़ा ये चीज और आपको यहां पर मन में रखना है प्यारे बच्चों, या कि मतलब ध्यान में रखना है कि स्थायी कब होगा। स्थायी कब होगा? जब वो परिवर्तित नहीं होगा। समझ गए ना? कोई भी तत्व स्थायी अवस्था में कब कहलाएगा? जब वो परिवर्तित नहीं होगा, और जो आसानी से परिवर्तित होगा वो स्थायी नहीं होगा। एक कंसेप्ट क्लियर करने पहले आप, कि जो परिवर्तित नहीं होगा वो स्थायी होगा, और जो परिवर्तित हो जाएगा वो स्थायी नहीं होगा। दो चीज है, जैसे Mn2 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव है, इनमें से +3 अवस्था में कौन अधिक स्थायी है और कौन कम, ये कैसे डिनोट करेंगे? तो इनके परिवर्ती अवस्था पर। यदि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो रहा है तो फिर वो स्थायी नहीं है, यदि परिवर्तित नहीं हो रहा तो स्थायी है। थोड़ा समझिएगा। Mn2 पॉजिटिव का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, Mn2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया प्यारे बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया गया, आर्गन का 18 होता है। ठीक है, आयरन का क्या होता है? 18, टोटल होता है 25, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा 23। तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 हो गया, है ना, जो कि सरलता से Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता। बताऊंगा क्यों नहीं होता। और Fe2 पॉजिटिव आर्गन में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीकरण अवस्था में 3d 5 बनाता है, जो अधिक स्थायी विन्यास है। समझिएगा, चूंकि इसमें अर्धपूर्ण है और अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होता है, आपको पता है। इसलिए जो Fe3 जैसे आपका Mn2 पॉजिटिव है, तो Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में आसानी से परिवर्तित नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि 3d में प्यारे बच्चों अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यदि d में अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो, जैसे d में 5 ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों, तो 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन या तो भरे हों या तो 2 भरे हों, तो अधिक स्थायी होता है। 3d में 5 हैं तो पांचों अर्धपूर्ण रूप से भरे हैं, एक भरे हुए हैं, तो भाई अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी का कारण कि यहां से इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों एक है, और अधिक स्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं होता, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं, तो यह Mn3 पॉजिटिव नहीं बना पाता। लेकिन जो आयरन है इसमें प्यारे बच्चों 4s 0 है और 3d 6 है। 4s 0 है, 3d 6 है, तो 3d 6 है, या तो 10 या तो 5 होता तो अधिक स्थायी होता, लेकिन स्थायी नहीं है, इसलिए ये Fe3 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, क्लियर है। इस कारण से प्यारे बच्चों जो Mn2 पॉजिटिव है अधिक स्थायी है, किसके तुलना में? Fe3 पॉजिटिव से। ठीक है, क्लियर है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, जबकि प्यारे बच्चों Fe2 पॉजिटिव स्थायी नहीं है, क्योंकि वो आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव जो है वो अधिक स्थायी नहीं है। ठीक है ना, Mn2 पॉजिटिव है। अब आप कहोगे कि जो अधिक स्थायी, यहां पर स्थायी विन्यास बताया गया है कि Fe3 पॉजिटिव जो है अधिक स्थायी विन्यास दर्शाता है, लेकिन Mn3 पॉजिटिव अधिक स्थायी विन्यास नहीं दर्शाएगा। इसलिए ये ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन ये परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी 5 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों, और आप लोग भी विधिवत तैयारी करते रहें। हम आपके लिए निरंतर मेहनत करेंगे
और ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसी प्रकार नोट्स पाने के लिए आपको 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करना है, 9685299149 पर, ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से बहुत कम कॉस्ट पर आप नोट्स प्राप्त कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।